शहर के बीचों बीच एक सरकारी अस्पताल था। लोगों का कहना था कि उसका वार्ड नंबर 13 हमेशा बंद रहता है। नर्सें तक वहां जाने से डरती थीं। अफवाह थी कि वहां जिनका इलाज हुआ उनमें से कोई भी जिंदा नहीं लौटा। रात की ड्यूटी पर तैनात नर्स कविता को उस वार्ड की चाबी मिली। उसने सोचा, ये सब अंधविश्वास है, मैं जाकर देखती हूं। जैसे ही उसने ताला खोला, ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखून से खुरच खुरच कर लिखा हो। बेड पर गद्दे फटे पड़े थे और एक कोने में पुराना स्ट्रेचर रखा था, जिस पर सूखे खून के धब्बे थे। अचानक कविता को लगा किसी ने उसका नाम पुकारा, कविता। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी स्ट्रेचर अपने आप हिलने लगा और धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच आ गया। उस पर अचानक किसी का सड़ा हुआ शव उभर आया, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और होंठ फटे हुए। वह शव उठकर बैठ गया और सीधे कविता की तरफ घूरने लगा और उसके कानों में गूंजा, वार्ड नंबर 13 अब तेरा है। कविता जोर से चीखी और पूरा अस्पताल उसकी आवाज से कांप उठा। कविता चीखते हुए वार्ड नंबर 13 से बाहर भागी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। गार्ड ने पूछा, क्या हुआ मैडम? लेकिन कविता कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। सुबह होते ही अस्पताल के डॉक्टरों को खबर लगी। डॉ. मेहरा, जो अस्पताल के सबसे पुराने डॉक्टर थे, बोले, मैंने कहा था उस वार्ड को खोलना मत। वहां जो आत्माएं हैं वे अपने शिकार की तलाश में रहती हैं। कविता ने कांपते हुए कहा, लेकिन सर, वहां सच में एक लाश बैठ गई थी। उसने मुझसे कहा कि वार्ड अब मेरा है। सभी डॉक्टर और नर्सें एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने भी हिम्मत नहीं की अंदर जाने की। लेकिन दोपहर में वार्ड नंबर 13 से अचानक बेल बजने की आवाज आई, जैसे किसी मरीज ने नर्स को बुलाया हो। यह कैसे हो सकता है? नर्स रीना बोली, उस वार्ड में तो कोई भर्ती ही नहीं है। धीरे धीरे सब लोग इकट्ठे हुए। दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी, नर्स, दवा दो, बहुत दर्द है। रीना कांप गई। डॉ. मेहरा ने ताला खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला, सबके सामने बेड नंबर 3 पर एक बूढ़ा मरीज लेटा हुआ दिखा। उसकी आंखें धंसी हुई थीं। शरीर पर नीले काले दाग थे, जैसे महीनों से सड़ा हो। उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे बचा लो, यहां बहुत दर्द है। सब लोग डरकर पीछे हटे। तभी उस बूढ़े ने अचानक गर्दन घुमाई और उसकी आंखें खून से भर गईं। वह चिल्लाया, अब तुम सब वार्ड नंबर 13 के हो। और पूरा कमरा खून की बदबू से भर गया। जैसे ही बूढ़े मरीज ने चीख मारी, पूरा वार्ड हिलने लगा। पंखे अपने आप घूमने लगे, खिड़कियां बंद हो गईं और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। नर्स रीना चीख उठी, हमें बाहर निकलने दो। लेकिन दरवाजा बाहर से नहीं, अंदर से किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ रखा था। डॉ. मेहरा ने हिम्मत कर कहा, यह आत्मा नहीं, कोई अधूरा बदला है। इस वार्ड में पहले भी कई रहस्यमयी मौतें हुई हैं। कविता ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सी मौतें डॉक्टर? डॉ. मेहरा की आंखें डरी हुई थीं। उन्होंने धीरे से कहा, 20 साल पहले इस वार्ड में एक भयानक आग लगी थी। कई मरीज जलकर मर गए थे, लेकिन एक मरीज जिसका नाम रामकिशन था, जिंदा जलता रहा और मदद के लिए चिल्लाता रहा। न डॉक्टर आए, न नर्स। उसी दिन उसकी आत्मा ने कसम खाई कि वह हर इंसान को इस वार्ड का कैदी बनाएगा। इतना सुनते ही रीना को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो वही बूढ़ा मरीज उसकी गर्दन पकड़े खड़ा था। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारी मौत भी अधूरी होगी, जैसे मेरी थी। रीना चीखते चीखते जमीन पर गिर पड़ी। उसके होंठों से खून बहने लगा और आंखें सफेद हो गईं। बाकी सब लोग डर के मारे दीवार से चिपक गए। तभी वार्ड की दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान उभरने लगे। कविता ने कांपते हुए देखा, हर दीवार पर लिखा था, वार्ड नंबर 13 में जो आया वह जिंदा बाहर नहीं जाएगा। रीना की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे किसी को घूर रही हों। वार्ड में सन्नाटा ऐसा था
कि दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगी, एक एक करके बल्ब फूटने लगे और पूरा वार्ड लाल रोशनी से भर गया। कविता ने डरते डरते खिड़की की ओर देखा। बाहर अंधेरे में कोई छाया खड़ी थी। वो छाया धीरे धीरे कांच पर अपने हाथ फेर रही थी, जैसे कोई कैदी बाहर से अंदर आना चाहता हो। डॉ मेहरा कांपते हुए बोले, ये वही है, रामकिशन की आत्मा। तभी वार्ड की घड़ी अपने आप उल्टा चलने लगी। टिक टिक की आवाज इतनी तेज हो गई कि कान फटने लगे। अचानक रीना की लाश हिलने लगी, उसकी उंगलियां अकड़कर जमीन पर खींचने लगी। वो जिंदा हो उठी, मगर इंसान नहीं रही। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और आवाज गूंज रही थी, अब कोई बच नहीं सकता। वार्ड नंबर 13 सबको निगल जाएगा। कविता और डॉ मेहरा ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजे पर वही छाया खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, चमड़ी लटक रही थी और होंठों से बस ये शब्द निकले, मुझे बचाने क्यों नहीं आए थे। वार्ड की दीवारों से धुआं निकलने लगा। सबको ऐसा लगा जैसे आग फिर से भड़क उठी हो। हर किसी की सांस घुटने लगी। कविता ने चीख कर कहा, ये वार्ड जिंदा है, ये हमें जला देगा। और उसी पल उनके पैरों के नीचे की जमीन लाल अंगारों जैसी जलने लगी। जमीन पर जलते अंगारों जैसी गर्मी फैल चुकी थी। सबके पैरों की त्वचा छिलने लगी। कविता चीखते हुए एक बिस्तर पर चढ़ गई, लेकिन बिस्तर की चादर अपने आप जल उठी। डॉ मेहरा ने कांपते हुए चारों ओर देखा। हर दीवार पर लपटों की परछाइयां नाच रही थीं और उन लपटों में चीखते चेहरे दिखाई दे रहे थे। वही मरे हुए मरीजों की आत्माएं जो कभी इस वार्ड में जिंदा जलकर मरे थे। अचानक रीना, जो अब आत्मा बन चुकी थी, दीवार पर चढ़ गई और उल्टा लटककर कविता के सामने आ गई। उसकी काली आंखें खून टपका रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम भी हमारी तरह जलकर रह जाओगी। कविता ने चीखते हुए उसका हाथ झटक दिया और भागी, लेकिन वार्ड का हर कोना अब एक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। जहां भी वह दौड़ती, वही दीवार, वही बिस्तर, वही दरवाजा उसके सामने आ जाता। डॉ मेहरा ने हिम्मत जुटाकर एक लकड़ी की अलमारी को धक्का मारा ताकि दरवाजा तोड़ा जा सके, मगर जैसे ही अलमारी गिरी, अंदर से राख उड़ती हुई बाहर निकली। राख में दबे जले हुए हड्डियों के ढांचे थे और उनमें से एक हड्डी अचानक उठ खड़ी हुई। उसके खोखले चेहरे से गूंजती आवाज निकली, हम सब यहीं के हैं और अब तुम भी। वार्ड की हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल था। धुआं हर तरफ भर गया। कविता ने कांपते हुए देखा, रीना, हड्डी का ढांचा और वो जली हुई आत्मा सब उसके चारों ओर घूम रहे थे। फिर अचानक सारे बिस्तरों पर एक साथ आग भड़क उठी और वार्ड में गूंजा सिर्फ एक वाक्य, वार्ड नंबर 13 कभी खाली नहीं रहता। आग की लपटें हर तरफ भड़क रही थीं। वार्ड का हर बिस्तर धधकते अंगारों में बदल चुका था। कविता खांसते हुए दीवार से लगी और बुदबुदाई, भगवान, कोई रास्ता दिखा दो। तभी उसकी नजर ऊपर छत पर पड़ी। वहां पुराने जमाने का लोहे का वेंटिलेशन शाफ्ट था। शायद वही एक रास्ता था, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ी पर पैर रखा, पूरा वार्ड हिल गया। रीना की काली आवाज गूंजी, भाग कर भी कहां जाओगी, यहां मौत भी अधूरी है। कविता कांपते हुए ऊपर चढ़ने लगी। डॉ मेहरा भी उसके पीछे हो लिए, मगर तभी छत से जलते हुए हाथ निकले और उन्होंने डॉ मेहरा की गर्दन पकड़ ली। उन हाथों ने उन्हें खींचकर दीवार में गाड़ दिया। उनका शरीर गायब हो गया और दीवार पर सिर्फ जला हुआ चेहरा रह गया, जो अब धीरे धीरे रोने लगा। कविता चीख पड़ी, नहीं, उन्हें छोड़ दो। लेकिन आवाज आई, अब वो भी वार्ड का हिस्सा है। कविता किसी तरह वेंटिलेशन शाफ्ट में घुस गई। अंदर घुप अंधेरा था, पर पीछे आग और आत्माएं और भी खतरनाक थीं। वो घुटनों के बल सरकते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक शाफ्ट से ठंडी हवा बहने लगी। उसे लगा बाहर की दुनिया बस कुछ ही दूर है, मगर तभी सामने से दो जलती आंखें प्रकट हुईं और एक विकृत चेहरा जो आधा जला और आधा सड़ा हुआ था। उसका मुंह धीरे धीरे खुला और उसमें से वही आवाज आई, वार्ड नंबर 13 से कोई बाहर नहीं निकलता। कविता ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, मगर शाफ्ट की दीवारें अपने आप बंद होने लगीं। अब वह फंस चुकी थी। एक तरफ मौत, दूसरी तरफ मौत से भी भयानक साया।
कविता शाफ्ट में कैद थी। दोनों तरफ से अंधेरा और जलती हुई आंखें। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर चीखा, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? आवाज गूंजी, इतनी गहरी कि शाफ्ट कांप उठा। मैं रामकिशन हूं, वही जिसे इस वार्ड ने जिंदा जलाया था। डॉक्टरों ने मुझे मरते देखा, पर किसी ने बचाया नहीं। अब मैं ही इस वार्ड का रखवाला हूं और हर नई जान मेरी कैदी। कविता रोते हुए बोली, लेकिन मेरी गलती क्या है? मैंने तो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। रामकिशन का साया धीरे धीरे और करीब आ गया। उसका जला हुआ चेहरा लगभग उसकी आंखों से सट गया। उसने फुसफुसाया, गलती तुम्हारी नहीं, मगर यह वार्ड अब इंसानों का नहीं रहा। जो यहां आया वह मेरा हिस्सा बन जाएगा। इतना कहते ही शाफ्ट की दीवारों से खून रिसने लगा। वह खून कविता के हाथ पैर जकड़ने लगा, जैसे जंजीर हो। कविता ने पूरी ताकत से झटका मारा और आगे की ओर सरकने लगी। अंधेरे में अचानक एक छोटी सी रोशनी दिखी। शायद बाहर जाने का रास्ता था। उसने जोर लगाकर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल रामकिशन का चेहरा विकृत होकर दहाड़ा, कोई बाहर नहीं जाएगा। अचानक रोशनी बंद हो गई। शाफ्ट एक गहरी खाई में बदल गया। कविता नीचे गिरने लगी। चारों तरफ बस जली हुई चीखें और राख उड़ रही थी। उसने महसूस किया कि वह सीधे किसी अंतहीन अंधकार में गिर रही है, और जैसे ही उसका शरीर गिरा, वार्ड की दीवारों पर खून से एक नई लाइन उभर आई। अब कविता भी वार्ड नंबर 13 का हिस्सा है। कविता की चीखें अंधेरे में गुम हो गईं। उसका शरीर कहीं नहीं मिला। लेकिन उसी रात वार्ड नंबर 13 में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। अगली सुबह जब अस्पताल का स्टाफ वार्ड खोलने आया, तो उन्होंने देखा अंदर कोई मरीज, कोई नर्स, कोई डॉक्टर, कोई भी जिंदा नहीं था। हर बिस्तर पर सिर्फ राख और जलते हुए हाथों के निशान थे। वार्ड की दीवारों पर खून से लिखा था, हम सब यहां हैं और अब कोई बाहर नहीं जाएगा। अस्पताल वालों ने डर के मारे उस वार्ड को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दरवाजे पर ताला लगा दिया गया और उस पर लाल पेंट से लिखा गया, वार्ड नंबर 13, एंट्री फॉरबिडन। लेकिन रात के वक्त जब कोई उस कॉरिडोर से गुजरता, तो उसे अब भी चीखें सुनाई देती। कभी रीना की हंसी, कभी डॉ मेहरा की कराह और कभी कविता की डरावनी चीख। कई लोगों ने बताया कि उस वार्ड की खिड़की में आधा जला हुआ चेहरा झांकता दिखाई देता है, वही रामकिशन। उसकी जलती आंखें किसी भी इंसान की रूह तक जमा देती हैं। कहा जाता है कि जिसने भी झोंक कर उस वार्ड को देखने की कोशिश की, वो या तो पागल हो गया या रहस्यमयी ढंग से गायब। आज भी अस्पताल की फाइलों में वार्ड नंबर 13 का नाम मौजूद है, लेकिन कोई डॉक्टर, कोई नर्स और कोई मरीज उसकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सच यही है, वार्ड नंबर 13 कभी खाली नहीं रहता। अगर हिम्मत है तो ऐसे और खतरनाक किस्से सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वरना अगली बार मौत का वार्ड तुम्हें भी निगल जाएगा।